Hello and welcome back on another video of Commerce League। आज की वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लास 12 इकोनॉमिक्स, जो ह्यूमैनिटी के बैकग्राउंड के मेरे भाई बहन हैं या कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं या फिर किसी भी बैकग्राउंड के, भाई नॉलेज तो नॉलेज है। और इकोनॉमिक्स तो ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बेसिक जीके को कवर करके देता है, करंट अफेयर को कवर करके देता है। अगर आप इसको कवर कर सकते हैं, अगर आज की वीडियो आपने पूरी देखी, यकीन जान लो आपको क्या समझ में आएगा। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो बड़ी इकोनॉमिक्स होती है, बड़े लेवल पे जो स्टडी की जाती है, उसमें किन किन टर्म्स को हम पढ़ते हैं, उसमें डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है, सिटीजन क्या होता है, ये सब हम कवर करने वाले हैं। सो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी बगैती के। लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, डोमेस्टिक टेरिटरी को हम लोग एक्चुअली में इकोनॉमिक टेरिटरी भी कहते हैं, पर इकोनॉमिक टेरिटरी कभी भी जनरल आदमी के समझ में नहीं आएगी। जनरल मतलब जो लेमैन है, जो इस सब्जेक्ट को या इस विषय को नहीं जानता, उसको नहीं पता चलेगा इकोनॉमिक टेरिटरी क्या है। तो उनके लिए एक टर्म है जिसको कहते हैं ये पॉलिटिकल फ्रंटियर। क्या है पॉलिटिकल फ्रंटियर? मान लो एक पर्टिकुलर एरिया है, उस पर्टिकुलर एरिया को अगर आपको डोमेस्टिक टेरिटरी बोलनी है, मतलब उसको पॉलिटिकल टेरिटरी कहनी है, ज्योग्राफिकल टेरिटरी कहनी है या इकोनॉमिकल टेरिटरी कहनी है, वो तभी कह सकते हो जब ये तीन कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो जाए। तो पहली कंडीशन कि भाई ये पॉलिटिकल फ्रंटियर है, कोई भी डोमेस्टिक टेरिटरी तभी डोमेस्टिक टेरिटरी होगा जब कैपिटल, मतलब कैपिटल एसेट्स या जो हम सामान बेच रहे हो, कैपिटल, पैसा, पूंजी, लोन, मनी, दूसरा गुड्स, जिस सामान को हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहे हो दूसरे देशों से, और जब हम अपने व्यक्ति को, जैसे हमारा व्यक्ति वहां जाकर काम कर सकता है, उनका व्यक्ति हमारे यहाँ पे काम कर सकता है, जब ये तीनों चीजें बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के फ्रीली मूव हो, तो जहां जहां ये फ्रीली मूव कर सकते हैं, जहां जहां फ्रीली घूम सकते हैं, उस पूरे क्षेत्र को हम डोमेस्टिक टेरिटरी कहते हैं, और इसी को हम अपना इकोनॉमिक टेरिटरी भी कहते हैं। समझ में आ गई बात? अब तीन कंडीशन को फुलफिल करो और डोमेस्टिक टेरिटरी को पूरा एक्सप्लेन समझ लो। पहला, एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट का मतलब जहाज, शिप्स जो पानी के अंदर जो है फ्लोट हो रही होती है, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। एग्जांपल लो, जैसे मान लो कि हमारा एयर इंडिया है, भारत का है, वो एयर इंडिया और रशिया के बीच में विमान टेक ऑफ कर रहा है और उसके बीच में वो वहां पर जा रहा है या चल रहा है। उसके बीच में जहां जहां पे हमारा फ्लाइट आएगा या शिप हमारा जाएगा, उस पूरे एरिया को हम डोमेस्टिक टेरिटरी कह देंगे। क्यों कह देंगे? क्योंकि वो जो एयरक्राफ्ट है या वो जो शिप है, वो भारत के किसी नॉर्मल रेजिडेंट का होना चाहिए। नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है आगे हम पढ़ने वाले हैं, पर भारत के किसी व्यक्ति का, भारत के किसी बंदे का है तो वो भारत का होगा। एग्जाम्पल, मान लो सिंगापुर और फ्रांस, इनके बीच में सिंगापुर एयरलाइंस चल रही है। सिंगापुर एयरलाइंस ने अपने 2-3 फ्लाइट को एक दूसरे के देश में आ जा रहे हैं, तो वो जा कहाँ पे रहा है? फ्रांस में। सिंगापुर एयरलाइंस कहाँ जा रहा है? फ्रांस में। लेकिन वो है किसका? तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी जो पूरे के पूरे फ्रांस की है, वो सिंगापुर की बन जाएगी। समझ में आया? तो है तो मेरा किसका? इंडिया का। तो अगर मान लो फ्रांस की कोई एयरलाइन है, वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में चले, तो इंडिया और पाकिस्तान पे जहां जहां पे उनका एयरक्राफ्ट उड़ रहा होगा, वो उनकी डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल होगा, हमारी नहीं। क्लियर है? दूसरा, फिशिंग वेसल्स फ्लोटिंग ऑन नेचुरल गैस प्लेटफॉर्म इन द इंटरनेशनल वाटर बाय नॉर्मल रेजिडेंट वेयर दे हैव एक्सक्लूसिव राइट्स। इट मींस कि मान लो कि ऑयल जो है वो दूसरे देश से आता जाता है, तो जो शिप्स होते हैं या फिर जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं बहुत चौड़े चौड़े, उनके अंदर जो है ऑयल्स को एक देश से दूसरे देश में वाटर के माध्यम से भेजा जाता है। दूसरा, मान लीजिए कोई बोट है जिसके ऊपर भारत के मछुआरे हैं, इंडियन फिशरमैन, और वो चले गए कहाँ? इंडियन ओशियन में, हिंद महासागर में चले गए, और हिंद महासागर में जाकर जो है वो सपोज करो कुछ मछली निकाल रहे हैं या मछली को निकाल रहे हैं, या मान लो कोई नेचुरल गैस निकाल रहे हैं या कोई मिनरल्स निकाल रहे हैं, जहाँ पे उनको एक्सक्लूसिव राइट है, जहाँ भी ये काम कर सकते हैं, इंटरनेशनल के अंदर भी, इंटरनेशनल बाउंड्री में भी, वो पूरा क्षेत्र जहाँ पे हमारे इंडियन फिशरमैन वो कर रहे होंगे, उसे डोमेस्टिक टेरिटरी कह दिया जाएगा। डोमेस्टिक टेरिटरी कहने का मतलब ये है कि जब हम नेशनल इनकम काउंट करेंगे, हमारे देश की जीडीपी काउंट करेंगे, तो हम डोमेस्टिक टेरिटरी के ही जरिए वो चीज़ निकाल सकते हैं। इसीलिए अपने ये समझना जरूरी है। तीसरा, एम्बेसी, आर्म्ड फोर्सेस एंड कंसुलेट्स इन फॉरेन कंट्रीज। इट मीन्स कि मान लो इंडिया का IFS, इंडियन फॉरेन सर्विस, आपको पता है ना,
ऑफिसर्स होते हैं, IPS ऑफिसर होते हैं, वैसे ही UPSC से एग्जाम क्लियर करके हमारे फॉरेन सर्विस के हेड होते हैं जो दूसरे देश में जाकर भारत के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। तो हर देशों में, हर देश की अपनी अपनी एक एम्बेसी होती है, एक विदेशी दूतावास होता है जहाँ पे वो उनका दूत जाकर वहाँ रहता है। तो भारत के अंदर भी बाकी सभी देशों के हैं, बाकी सभी देशों में भारत का भी है। जिस देश के साथ हमारा रिलेशन अच्छा नहीं होता वहाँ पे हम एम्बेसी बंद कर देते हैं इस सिंबल के तौर पे कि वी डोंट एग्री विद दिस स्टेटमेंट या वी डोंट एग्री विद योर पॉलिटिक्स, इसलिए हम अपना रिलेशन आपके साथ तोड़ रहे हैं। तो जब भी दो देशों के रिलेशन तोड़े जाते हैं एम्बेसीज के माध्यम से ही तोड़े जाते हैं। यहाँ पे ठीक हुआ। सो एम्बेसी, भारत की एम्बेसी कहाँ है? रशिया में। भारत की एम्बेसी मान लो US में है या कनाडा में है। तो जहां पर वो एम्बेसी होगी उसका एक लिमिटेड एरिया भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी होगा, जबकि वो है कहां पर इस वक्त? रशिया में, दूसरे देश में। पर वो जहां पे भारत की एम्बेसी होगी, भारत की आर्मी जो है वहां पे प्रैक्टिस कर रही होगी या ट्रेनिंग कर रही होगी, या फिर कॉन्सुलेट्स होंगे जो हमारे हेड ऑफिसर्स होते हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा भेजे जाते हैं कुछ समय के लिए विदेश में, वो जहां जहां रहेंगे, जहां जहां पे हमारे लोग वहां काम कर रहे होंगे, वो सारा का सारा डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल होगा। जब भी वो फॉरेन कंट्रीज में है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर ये चीन वहां पर है दूसरे देशों में, वो हमारा होगा। ऐसे में मान लो रशिया का एम्बेसी जब इंडिया में होगा तो इंडिया में जिस भी जगह पर होगा वो भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं होगी, वो रशिया की डोमेस्टिक टेरिटरी होगी। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब हम लोग चलते हैं कि किन चीजों को हम लोग नहीं कह सकते कि डोमेस्टिक टेरिटरी है। डोमेस्टिक टेरिटरी में जो दो चीज शामिल नहीं होती वो ये है। जस्ट अ मिनट। डोमेस्टिक टेरिटरी में जो दो शामिल नहीं होते उनमें पहला, अगेन, एम्बेसी, आर्म्ड फोर्सेस, जो उनकी आर्मी की अगर ट्रेनिंग हो रही है इस जगह पर, ठीक है, या फिर हम कॉन्सुलेट्स, इनको हम लोग शामिल नहीं करेंगे। पर कौन से शामिल नहीं करेंगे? जो फॉरेन कंट्रीज की हो, जो फॉरेन कंट्रीज की हो। तो भारत में हमारा जो दिल्ली है, हमारी प्यारी दिल्ली के अंदर जो भी रशिया का एम्बेसी होगा, अमेरिका का, कनाडा का, फ्रांस का, जिन जिन देशों का भी ज्यादा भी होगा, तो सपोज करो ये पूरा इंडिया है और इस क्षेत्र में रशिया की एम्बेसी बनी हुई है। किसकी? रशिया की। मान लो यहां बनी हुई है USA की। तो ये पूरा भारत का ही डोमेस्टिक टेरिटरी है, लेकिन ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र ये भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं होगी, ये रशिया की डोमेस्टिक टेरिटरी होगी और ये US की होगी। तो इन्हें शामिल नहीं करना है, ध्यान रखना है। वो चाहे भारत में, भारत की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर है, पर क्योंकि वो दूसरे की एम्बेसी है, दूसरे के आर्म्ड फोर्सेस की ट्रेनिंग का सेंटर है या दूसरे का कॉन्सुलेट से, वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल नहीं होगा, ध्यान रखना, नॉट इंक्लूडेड। दूसरा होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब समझो, जैसे आपने नाम सुना होगा WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या तुमने नाम सुना है यूनाइटेड नेशन, ये सबके सब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का अगर कोई भी हेड ऑफिस या कोई ब्रांच या कोई काम करने का कोई सेंटर अगर वो इंडिया के अंदर है तो वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल नहीं होगा। अगेन, ये भारत है, ये पूरा का पूरा भारत है जी, लेकिन यहाँ पे इस पूरे क्षेत्र में, ये पूरे क्षेत्र के अंदर UN का हेड ऑफिस है या WHO का हेड ऑफिस है, बेसिकली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसको हम लोग, इस पूरे क्षेत्र को इंडिया के ही अंदर आता है, पर ये हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है, नहीं है, नहीं है। समझ में आया? अब डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में आपने सब कुछ समझ लिया। नॉर्मल रेजिडेंट, बेसिकली देखो डोमेस्टिक टेरिटरी ना हमने क्यों सीखा, क्योंकि डोमेस्टिक टेरिटरी ही डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनाने वाली है। तो आपने वर्ड सुना होगा ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP। भाई देखो हमारे देश में कितना उत्पादन हो रहा है, कितना गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके लिए हम GDP पढ़ते हैं। तो GDP में अगर आप DP को लो तो ग्रॉस से G बना, डोमेस्टिक प्रोडक्ट बना ना DP। वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट पता ही तब चलता है जब आपको डोमेस्टिक टेरिटरी का पता हो कि कौन कौन सा एरिया मेरा डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होता है। जब तक ये नहीं पता होगा ना आपको कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या, तब तक आप डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो पता लगा ही नहीं सकते। इसका मतलब आप GDP को ही नहीं निकाल सकते। तो बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको हमको पढ़ना है और हम पढ़ रहे हैं।
अगेन नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है, हमने जो भी डोमेस्टिक टेरिटरी पढ़ी थी उसमें बार बार नॉर्मल रेजिडेंट आ रहा था, बार बार एनआर आ रहा था। उसका मतलब क्या होता है, पहली बात, नॉर्मल रेजिडेंट या तो कोई व्यक्ति हो सकता है, मैं, आप, या कोई इंडिविजुअल हो सकता है, या इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं। इंस्टीट्यूशंस का मतलब मान लो हॉस्पिटल्स है, स्कूल है, कोई एनजीओ है, कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, मतलब संगठन या संस्था। तो दो कंडीशन अगर ये पूरी कर ले, कोई भी, चाहे इंडिविजुअल हो चाहे इंस्टीट्यूशन हो, अगर ये नीचे की दो कंडीशन पूरी कर ले तो उनको आप कहना नॉर्मल रेजिडेंट। पहली कंडीशन, जो भी आदमी, जो भी संगठन 1 साल से ज्यादा समय तक हमारे यहाँ रुक जाए। सपोज करो कि कोई फ्रांस का व्यक्ति है ना, या यूएस का व्यक्ति है, वो इंडिया में आया और इंडिया में 1 साल से ज्यादा स्टे कर गया है, 1 साल से ज्यादा स्टे कर गया है, तो उसको आप क्या कह दोगे, नॉर्मल रेजिडेंट। और उसके द्वारा जो भी कमाई हो रही होगी या उसके द्वारा जो भी एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रही होगी, वो इंडिया को बिलोंग कर जाएगी। और इंडिया को बिलोंग कर जाएगी मतलब नेशनल इनकम इंडिया में काउंट होगा। समझ में आया? बाकी नेक्स्ट वीडियोस में मिलेगा। सेकंड क्या है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज। इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब जो आदमी 1 साल से ज्यादा समय तक यहाँ रह रहा हो, तो सीधी सी बात है, अगर वो 1 साल से ज्यादा समय यहाँ रहेगा तो कमाएगा भी इधर ही, कमा भी यही रहा होगा, अर्निंग भी यही कर रहा होगा। जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो 3 चीजें यहाँ करनी होनी है उन्हें। पहला, कमाना है भाई, अर्निंग करनी है। दूसरा, खर्च भी इधर ही करना है भाई, सब्जी पे, बाल कटाने में, डेली जो रिक्वायरमेंट्स है, डेली एक्सपेंसेस, वो इसी देश में करना चाहिए। और तीसरा, वो बचा भी यही रहा हो, मतलब कमाना, खाना, बचाना, ये सारी कुछ चीजें अगर वो इसी देश में कर रहा है, 1 साल से ज्यादा समय रहते हुए कर रहा है, उसको नॉर्मल रेजिडेंट कहा जाएगा। समझ में आया? अब किनको नॉर्मल रेजिडेंट हम शामिल नहीं करते। पहला, जो टूरिस्ट आते हैं दूसरे देश से घूमने के लिए, पहला जो विजिटर्स आ रहे हैं यहाँ पर, तो हो सकता है वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हो सकता है कि वो स्टडीज करने के लिए आ रहे हो सकता है कुछ रिसर्च करने आ रहे हो, उन सभी को आपको नॉर्मल रेजिडेंट नहीं बोलना। एक ही कंडीशन है, क्यों नहीं बोलना, क्योंकि डेफिनेटली वो 1 साल से नीचे के समय के लिए है। अगर 1 साल कवर कर जाए तो नॉर्मल रेजिडेंट बन जाएंगे। सेकंड, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। एग्जांपल देता हूं, सुनो। मान लो कि यूएन का हेड ऑफिस है, समझना मेरी बात। मान लो एक अमेरिका का व्यक्ति यूनाइटेड नेशन में काम करता है और यूनाइटेड नेशन का एक ब्रांच जो है वो इंडिया के अंदर है, मतलब दिल्ली में है। तो अमेरिका का आदमी कहाँ काम कर रहा है, इंडिया के अंदर काम कर रहा है, पर किस ऑर्गेनाइजेशन में कर रहा है, यूनाइटेड नेशन में। तो वो अगर इंडिया में काम करता तो हमारा बंदा हो जाता, क्योंकि अर्निंग यही करता वो। पर क्योंकि वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कर रहा है, तो हमने अभी भी पढ़ा था राष्ट्र क्या, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के, तो हम डोमेस्टिक टेरिटरी भी इंक्लूड नहीं करते, इंडिया है वो पूरा। ठीक, अब ये पर्टिकुलर क्षेत्र जो है, यहाँ पे यूएन का हेड ऑफिस है, तो ये हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी ही नहीं है, ये रिस्पेक्टिव इंडिया के अंदर ही है, पर हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है। तो जब इसके अंदर के व्यक्ति बंदे काम कर रहे होंगे दूसरे देश के, वो भी भारत के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होंगे। बन सकते हैं अगर 1 साल से ज्यादा समय यहाँ स्टे कर जाए और इस इकोनॉमिक इंटरेस्ट को परफॉर्म कर दे, कमाना, खाना, बचाना, तीनों। ठीक है। तीसरा, पर्सनल फॉरेन कंट्रीज। सीधी बात है, जैसे अब कोई फ्रांस का आदमी, फ्रांस की कंट्री का है, फ्रांस की भी एम्बेसी है दिल्ली के अंदर, और वहीं पर वो काम कर रहा है, तो अब इसलिए डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है हमारी दूसरे की कोई एम्बेसी, तो फिर उसके बंदे काम करने वाले भी हमारे कैसे हो सकते हैं। तो ये पर्सनल और फॉरेन कंट्रीज है, मतलब नॉर्मल रेजिडेंट उनको कहना जो दो एक्टिविटी परफॉर्म कर रही हो, जो एक साथ ज्यादा समय यहाँ रहे, दूसरा वो अपनी इकोनॉमिक इंटरेस्ट सारे यही परफॉर्म कर रहे हो, और अगर वो कोई दूसरे देश का हो और यहाँ की एम्बेसी, यहाँ की एम्बेसी मतलब यहाँ का दूतावास जो कि उस देश का है, तो उसमें जो भी रहेगा वो भारत का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होगा, वो उसी देश का नॉर्मल रेजिडेंट होगा। अगर बनना चाहता है तो 1 साल से ज्यादा तक समय के लिए यहाँ पर रहे, ये एक्टिविटी करे और नॉर्मल रेजिडेंट को अचीव करे, और भारत के अंदर नॉर्मल रेजिडेंट का एक स्वाद चखे, एंजॉय करें उसको। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं तुमसे 2 क्वेश्चन पूछता हूँ जाते जाते, मुझे बताना। अगर रिलायंस का हेड ऑफिस है न्यूयॉर्क में, तो क्या वो भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो न्यूयॉर्क के अंदर है। सही बात है, फॉरेन कंट्री का कोई ऑर्गेनाइजेशन है। अब भारत के अंदर मान लो गूगल का हेड ऑफिस है, भारत के अंदर गूगल का हेड ऑफिस है, तो क्या वो भारत के अंदर तो है पर भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल नहीं होगा। तो जो बंदे वहां काम कर रहे होंगे वो भी भारत के नॉर्मल रेजिडेंट
नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल सुनो, समझना, रूस की एम्बेसी के अंदर हमारे व्यक्ति काम कर रहे हैं, हमारे 10 लोग काम कर रहे हैं, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी भी है, और वो बंदे किसके नॉर्मल रेजिडेंट कहलाए जाएंगे? वो कहलाए जाएंगे हमारे नॉर्मल रेजिडेंट, क्योंकि वो एम्बेसी ही हमारी है। समझ में आया? इसके अलावा आपको कोई भी बुक हो, टी.आर. जैन, संदीप गर्ग, या जो भी बुक आपके पास पढ़ी हो, उस बुक में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ क्वेश्चन दिए हुए हैं कि बताइए डोमेस्टिक टेरिटरी है या नहीं है, नॉर्मल रेजिडेंट है या नहीं है। उसको एक बार गो थ्रू हो जाना। अगर कोई डाउट समस्या है कमेंट सेक्शन में लिख देना, नेक्स्ट वीडियो में उसको डेफिनेटली कवर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा आपसे किसी नए टॉपिक के साथ, किसी चैप्टर के अगले एक्सटेंशन के साथ। तब तक खुश रहो, पढ़ते रहो, लिखते रहो, वीडियो को शेयर करते रहो, लाइक शेयर एंड कमेंट। जय श्री राम।